नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में अपन ने आगंतुक ज्वर के बारे में पढ़ लिया था। तो इस लेक्चर में अपन पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या श्लोक इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से आचार्यों ने कौन कौन से जो अलग अलग श्लोक में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई है वो हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो श्लोक है वो है कि जो रोमहर्ष अरुचि पर्व भेद स्वप्न नाश, ये काय में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है अरुचि, अरुचि लिखा है, ये तो कफ का लक्षण है, लेकिन इसको वात पित्त ज्वर का लक्षण बताया है सुश्रुत जी ने। जैसे कि यहाँ पर अरुचि आ रहा है, पर्व भेद तो चलो मान लेते हैं कि वात का है, लेकिन अरुचि आ रहा है तो अरुचि तो अपन सोच सकते हैं कि कफ का होता है, तो कफ कफ टिक कर सकते हैं, लेकिन इसमें कफ नहीं है। रोम हर्ष अरुचि पर्व भेद स्वप्न नाश, अपन ने निंद्रा नाश तो पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर देखो एक नया टर्म आया है जो कि है स्वप्न नाश। स्वप्न नाश काय में आएगा? वो आएगा वात पित्त ज्वर में, वात पित्त ज्वर में स्वप्न नाश आएगा। ठीक है, तो जो कि सुश्रुत ने माना है। सुश्रुत जी ने जो श्लोक दिया है वो कैसा है? रोम हर्ष अरुचि पर्व भेद स्वप्न नाश। तो अपन ट्रिक ऐसी लगा सकते हैं जैसे कि अपन ने पिछले लेक्चर में आग्नेय ज्वर पढ़ा था जो कि वात और पित्त प्रधान था। उसमें आग्नेय ज्वर में क्या था? वात और पित्त प्रधान था। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, स्वप्न को अग्नि में नाश कर दो, स्वप्न को अग्नि में नाश कर दो। तो अपन को इससे ये याद हो गया कि स्वप्न नाश जो है वो अग्नि ज्वर में, और अग्नि ज्वर क्या होता है? वात पित्तज। अग्नि ज्वर क्या होता है? वात पित्तज। तो रोम हर्ष अरुचि पर्व भेद स्वप्ननाश वात पित्त ज्वर का लक्षण है जो कि सुश्रुत जी ने माना है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट श्लोक कौन सा है? श्लोक की जो लाइन है नेक्स्ट, शिरोग्रह संतापो मध्य वेग, शिरोग्रह संतापो मध्य वेग। देखो यहाँ पर संताप टर्म आया। संताप मतलब क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ना। तो अपन सोच सकते थे कि ये पित्त में होना चाहिए था, लेकिन शिरोग्रह संतापो मध्य वेग जो है वो वात कफ ज्वर का लक्षण है। वात कफ ज्वर का लक्षण है जो कि सुश्रुत जी ने माना है। शिरोग्रह संतापो मध्य वेग जो है वो वात कफ ज्वर का लक्षण है जो कि सुश्रुत जी ने माना है। ठीक है दोस्तों, तो संताप से आपको ये नहीं समझना है कि वो पित्त ज्वर है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है। शिरोग्रह संतापो मध्य वेग जो है वो वात कफ ज्वर का लक्षण है। फिर अगला श्लोक जो आता है वो माधव निदान का है। माधव निदान ने क्या बोला है? मुहुर्दाहो मुहुर्शीतम श्लेष्म पित्त ज्वराकृति, मुहुर्दाहो मुहुर्शीतम श्लेष्म पित्तम ज्वराकृति। मतलब क्या है? मुहुर्दाह, ठीक है, दाह से तो अपन समझ सकते हैं कि ये पित्त है इसमें, और मुहुर शीत, शीत से अपन कफ समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये फंडा सही बैठ रहा है। यहाँ पे देखो पित्त श्लेष्म पित्त ज्वर है और यहाँ पर लक्षण भी उसी के आ रहे हैं। तो माधव निदान ने बिल्कुल सही बताया है। बिल्कुल सही तो सारे आचार्यों ने बताया, लेकिन माधव निदान का जो फंडा है यहाँ पर वो फिट बैठ रहा है। जो लक्षण है इसके हिसाब से ही दोष इसमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो मुहुर्दाहो, मुहुर्दाहो मतलब दाह जो होगा वो पित्त का लक्षण होगा, और मुहुर शीतो, शीत कफ का लक्षण होगा। तो श्लेष्म पित्त ज्वर का लक्षण है जो कि माधव निदान में बताया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है वो चरक जी का श्लोक आता है। चरक जी में क्या होता है? इनने बताया लिप्त तिक्तस्यात्, लिप्त तिक्तास्यात् तंद्राश्लेष्म पित्त जराकृति। लिप्त तिक्तस्यात् जो है, लिप्त तिक्तस्यात्, तिक्तस्यात् जो है जो वो पित्त का लक्षण है। तिक्तस्यात् पित्त का लक्षण है, ये दोस्तों आपको याद रखना है। तिक्तस्यात् जो है वो पित्त का लक्षण है, और तंद्रा श्लेष्म, तंद्रा जो है वो श्लेष्म का लक्षण है या फिर कफ का लक्षण है। तो यहाँ पर भी एकदम जो लक्षण आ रहे हैं वो दोषों के हिसाब से ही आ रहे हैं। तो चरक में भी दोषों के हिसाब से ही लक्षण है। लिप्त तिक्तस्यात् तिक्तस्ता तंद्रा, ठीक है, तंद्रा कफ का लक्षण है और तिक्तस्यात् जो है वो पित्त का लक्षण है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते। आगे क्या है? और इससे आगे है क्षणे दाह क्षणे शीत स्थिर संधि शिरोरुचा। स्तने दाहम सने क्षणे दाहम क्षणे दाह क्षणे शीत अस्थि संधि शिरोरुचा। तो मतलब कि एकदम बहुत जल्दी से दाह हो जाता है, बहुत जल्दी से शीत हो जाता है, मतलब बहुत
कम ड्यूरेशन में दाह हो जाता है, बहुत कम ड्यूरेशन में शीत हो जाता है, बहुत ठंडी गर्मी का एहसास बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है, वो कौन से ज्वर का लक्षण है। और अस्थि और संधि में और सिर में रुझा होती, अस्थि संधि शिरोरुझा, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अस्थि संधि शिरोरुझा किस में होगी, समसन्निपात ज्वर में, अस्थि संधि शिरोरुझा समसन्निपात ज्वर में होगी। तो क्या है, क्षणेदाह क्षणेदाह क्षणे शीतम अस्थि संधि शिरोरुझा, ये काय में आएगा, समसन्निपात ज्वर का लक्षण है ये। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है हारिद्र मूत्र नेत्रत्वम, हारिद्र मूत्र नेत्रत्वम, ये काय का लक्षण है। ये मतलब इसमें दोष कौन से बड़े हैं कौन से कम है, इसमें ये बताया है। तो हरिद्र मूत्र नेत्रत्वम में जो वात है वो सबसे कम है, हीन वात है, मध्य कफ है और पित्त बड़ा है। देखो हरिद्र जो विवर्ण है, मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं वो किसके कारण आते हैं, पित्त के कारण आते हैं। तो पित्त में यहाँ पर जो है वो हरिद्र मूत्र नेत्रत्वम आया है, पित्त वर्धन के कारण यहाँ पर सन्निपातज में हरिद्र मूत्र नेत्रत्वम आया है, क्योंकि यहाँ पर पित्त बढ़ा हुआ है और वात कम है और कफ मध्य है। ठीक है, हरिद्र मूत्र नेत्रत्वम में पित्त बढ़ा हुआ है, वात है वो कम है और कफ है वो मध्य अवस्था में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो है कर्णमूल शोथ। कर्णमूल शोथ काय में आएगा, कर्णमूल शोथ सन्निपात ज्वर का उपद्रव एवं अरिष्ट दोनों में है। कर्णमूल शोथ काय में है, सन्निपात ज्वर का उपद्रव और अरिष्ट दोनों में है। ठीक है दोस्तों, कर्णमूल शोथ काय में आएगा, सन्निपात ज्वर का उपद्रव भी है और अरिष्ट भी है। ठीक है, तो और इसमें क्या बताया है, कर्णमूल शोथ प्रायः मृत्युकारक होता है, मतलब कि एक्सट्रीम कंडीशन का है ये, मतलब कि ये अगर कर्णमूल शोथ हो गया है तो मान लो कि उसकी पेशेंट की मृत्यु होने ही वाली है। तो इसमें याद रखना है आपको कि ये उपद्रव के साथ साथ अरिष्ट भी है कर्णमूल शोथ। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद जो है सुश्रुत ने सन्निपात ज्वर के विशिष्ट भेद बताए। सुश्रुत जी ने सन्निपात ज्वर के विशिष्ट भेद बताए, जो कि है अभिन्यास, हतोजस और संन्यास। अभिन्यास, हतोजस और संन्यास, तो ये तीनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। सुश्रुत जी ने जो है सन्निपात ज्वर के 3 विशिष्ट भेद बताए हैं, अभिन्यास, हतोजस और संन्यास। इसके बाद जो है कश्यप जी का मत आता है। कश्यप जी क्या बोलते हैं, जो सन्निपात ज्वर है, जो बच्चों में सन्निपात ज्वर है को उनने कूटपाकल का है, कूटपाकल, जो कि जिसको इनने महाव्याधि की संज्ञा दी है। कूटपाकल को काश्यप जी ने महाव्याधि की संज्ञा दी है, जो कि सन्निपात ज्वर है। जो मतलब कि जो चरक सुश्रुत ने जो सन्निपात ज्वर माना है, काश्यप जी ने उसी को कूटपाकल की संज्ञा दी है और इनने इसी को महाव्याधि माने। हालांकि जो चरक जी है वो हलीमक को महाव्याधि मानते और महावृक्ष किसको मानते हैं दोस्तों, महावृक्ष मानते हैं स्नूही को चरक जी महावृक्ष मानते हैं, हलीमक को महाव्याधि मानते हैं। लेकिन जो कश्यप जी है वो सन्निपात ज्वर दैट इज कूटपाकल को महाव्याधि मानते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने एक ट्रिक बनाई थी, अगर आप स्टेटमेंट याद कर सकते हो तो कर लो। सन्निपात ज्वर से कूट कर बच्चे पालकी में 3 दिन तक सोए। इसमें क्या होता है, 3 दिन के बाद बच्चे की मृत्यु हो जाती है, मैक्सिमम वो 3 दिन तक के जीता है, उसके बाद कूटपाकल होने के बाद बच्चा मर जाता है। तो सन्निपात ज्वर है, बच्चे वैसे ही सुकुमार होते हैं। अगर सन्निपात या फिर कूटपाकल हो गया, सन्निपात जैसा उनने नहीं बोला है, उनने डायरेक्ट कूटपाकल बोला है। कूटपाकल अगर हो गया बच्चों में तो वो 3 दिन के अंदर अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसके आगे मैंने यही श्लोक लिखा है, 3 दिन में मृत्यु निश्चित है, 3 दिन में मृत्यु इनमें निश्चित हो जाती है। इसके बाद क्या है, ज्वर मुक्ति के लक्षण। ज्वर मुक्ति, अगर ज्वर से मुक्त हो गया कोई पेशेंट, मतलब उसकी डिसीज़ ठीक हो गई, तो उसमें क्या क्या लक्षण आने चाहिए। तो लक्षण के बेस पर ही तो अपन डायग्नोस करेंगे कि हाँ भाई आपका ज्वर ठीक हो गया है। तो उसमें क्या आना चाहिए, उसमें स्वेदो लघुत्वम, शीर्षः कंडू, पाको मुखस्य च, मतलब कि क्या है,
स्वेद आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि जो ब्लॉक हो गए थे जो चैनल्स आपके स्वेद व जो स्रोतस ब्लॉक हो गए थे, अभी स्वेद आना स्टार्ट हो जाएगा। लघुता मतलब कि भारीपन नहीं फील होगा, हल्का हल्का फील होगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है सिर में कंडू, सिर में कंडू मतलब कि सिर में खुजली होगी। देखो ये जो लड़की है वो खुजला रही है, मतलब इसका ज्वर ठीक हो गया है। और मुख में पाक, पाको मुखस्य, मुख में क्या होगा, पाक होगा। ठीक है दोस्तों, तो सिर में कंडू और मुख में पाक, एक साथ साथ अगर मतलब ये तो अपन मतलब कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ साथ लघुता भी आएगी, मतलब कि स्वेद व स्रोतस में क्लियर भी होंगे, चैनल्स भी क्लियर होंगे, वो तो ठीक है, वो तो समझ में आते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर सिर में कंडू होना और मुख में पाक होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। ठीक है, ज्वर मुक्ति के सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है ये दोनों। और क्या है इसमें, शौतु वगैरह ये सब तो ठीक है। ठीक है, ये सब ज्वर मुक्ति के लक्षण है जो कि चरक जी ने बताया है। इसके बाद क्या है, ज्वर मोक्ष का पूर्व रूप। ज्वर से मुक्ति हो गई है तो उसका जो पूर्व रूप क्या आएगा, ज्वर मोक्ष का पूर्व रूप कुंजन। ज्वर मोक्ष के पूर्व रूप में आएगा कुंजन। कुंजन मतलब कि देखो इसमें जो लिखा है, ज्वर मोक्षो पुरुषः कुंजन वमति चेष्टते, मतलब कि कुंजन करेगा, वो जो पेशेंट रहेगा वो कुंजन करेगा। ज्वर मोक्ष के पूर्व रूप में आया है कुंजन। अपन ने पहले जब अपन सन्निपातित ज्वर पढ़ रहे थे वहाँ पर, नहीं धातुगत ज्वर जहाँ पर अपन पढ़ रहे थे, धातुगत ज्वर में अपन ने पढ़ा था अस्थि ज्वर में प्रकुंजन होता है। मैंने आपको ऐसे याद करवाया था। अगर आपने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है, पिछले के मतलब कि वो शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था, सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था कि जो अस्थिगत ज्वर है वो उसमें प्रकुंजन होता है, मतलब कि दो अस्थियों के टकराने से आवाज़ आती है। कुंजन मतलब आवाज़ आना, और इसमें प्रकुंजन होता है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे ज्वर मोक्ष हो गया है, ज्वर की मुक्ति हो गई है, तो ज्वर मुक्ति का पूर्व रूप है, पूर्व रूप है तो यहाँ पर छोटा वर्ड आ गया मतलब कुंजन आ गया है, तो छोटा वर्ड आ गया। पूर्व रूप है तो कुंजन आ गया है। लेकिन जब डिसीज हो गई है, रोग हो चुका है, अस्थि यहाँ तक कि अस्थि में जा चुका है, अस्थिगत ज्वर हो चुका है, तो उसमें आ गया प्रकुंजन। ठीक है, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मोक्ष का पूर्व रूप में है कुंजन और अस्थिगत ज्वर में है प्रकुंजन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गंभीर ज्वर। गंभीर ज्वर किसने माना था, अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था गंभीर ज्वर सुश्रुत जी ने माना है। गंभीर ज्वर किसने माना है, सुश्रुत जी में। इसमें दो ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या माना है, अंतर्दाह, अंतर्दाह इनने माना है, अंतर्दाह और श्वास कास इसमें आता है। तो दो वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तृष्णा वष्णा तो ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो अंतर्दाह, अंतर्दाह और श्वास और कास, ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, गंभीर ज्वर में इतना ही है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रलेपक ज्वर को। प्रलेपक ज्वर, गंभीर ज्वर, ये सब की आपको मैंने पहले ही बताया था। प्रलेपक ज्वर जो है वो कब आता है, जब राजक्षमा का वगैरह पेशेंट होता है, जब एक्सट्रीम कंडीशन हो रही है तब है ये प्रलेपक ज्वर। तो इसमें क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर है मंद ज्वर। मंद ज्वर जो है वो प्रलेपक ज्वर, मंद ज्वर इसमें आ रहा है। जो सेकंड लाइन देखो इसकी, मंद ज्वर विलेपिश्च सशातः स्यात् प्रलेपकः। मंद ज्वर विलेपी, मंद ज्वर इसमें आएगा। प्रलेपक ज्वर में क्या आएगा, मंद ज्वर। तो वो ऐसे डायरेक्ट लाइन देके पूछ लेगा कि ये कौन से ज्वर का लक्षण है। तो अगर मंद ज्वर आपको दिख रहा है, मंद ज्वर विलेपिश्च, तो ये प्रलेपक ज्वर है। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर मंद ज्वर। ठीक है दोस्तों, इसकी और ये जैसे कि देखो सुश्रुत जी ने क्या बताया इसको, दुश्चिकित्सतमो मंदः सुकुष्टो धातु शोष कृतम, मतलब कि दुष्चिकित्सीय है, बहुत मुश्किल से ठीक होगा। दुष्चिकित्सीय है, मंद है। ठीक है, मंद ज्वर तो उन्हें बता ही दिया था। सुकुष्टो, सुकुष्टो धातु शोष, धातु शोष, धातुओं का भी चरण होगा, और शोष मतलब कि जो राजक्षमा जिसको बोलते हैं, राजक्षमा का जो पर्याय है धातु शोष, ये धातु का शोषण भी कर लेगा, जो राजक्षमा को बोलते हैं अपन। ठीक है, तो धातु शोष भी ये करेगा। इसके बाद क्या है, वात बलासक ज्वर।
वात बलासक ज्वर में क्या है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अपन को याद रखने, इसमें नित्य मंद ज्वर आता है। यहाँ पर नित्य मंद ज्वर आता है और यहाँ पर क्या आ रहा है, सिर्फ मंद ज्वर आ रहा है। प्रलेपक में मंद ज्वर आ रहा है और जो वात बलासक ज्वर है यहाँ पे नित्य मंद ज्वर, नित्य मंद ज्वर वात बलासक ज्वर में आ रहा है। और आगे क्या लिखा है इसमें, नित्य मंद ज्वरो रुक्ष शून शून कस्यते सिदति, शून कश्यते सिदति। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो नित्य मंद ज्वर है वो वात बलासक ज्वर है, लेकिन जो मंद ज्वर है वो प्रलेपक ज्वर है। ठीक है दोस्तों। तो और इसमें ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं अपन, जैसे कि कोई मान लो आपके जो घर है वहाँ पे रोज सामने कचरा फेंक के जा रहा है, मान लो कोई आपके साइड वाला घर वाला है वो आपके घर के सामने रोज कचरा फेंक के जा रहा है, तो अगर वो नित्य अगर कचरा फेंक के जा रहा है वहाँ पे और आपने एक बार बोल दिया उसको, दो बार बोल दिया, तीन बार बोल दिया कि भाई मेरे घर के सामने कचरा फेंक के मत जाओ, लेकिन फिर भी वो जा रहा है, तो चौथे दिन वो बात जो है वो बढ़ जाएगी, बात बढ़ जाएगी कि भाई तू क्यों कचरा फेंक के जा रहा है, आपकी उससे लड़ाई होगी, बात बढ़ जाएगी। तो बात क्यों बढ़ेगी, क्योंकि वो नित्य ऐसा काम कर रहा है, नित्य कचरा फेंक रहा है, तो नित्य काम करने से बात बढ़ जाती है, नित्य काम करने से बात बढ़ जाती है। तो नित्य जो है, नित्य मंद ज्वर बात बलासक ज्वर का है, नित्य मंद ज्वर बात बलासक ज्वर का है। इसके बाद जो पॉइंट आते हैं वो क्या है, प्रलेपक बात बलासकम व प्रलेपकम वात बलासक व वात बलासकम व कफ अधिकृत्वा प्रवदंती तज्ञा। मतलब कि प्रलेपक और वात बलासक ज्वर वो कफ प्रधान वाले ज्वर है। अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था ये संसर्ग मतलब कि दो दोष के होने के कारण होते हैं, उसमें कफ और वात का इन्वॉल्वमेंट था, कफ और पित्त का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन यहाँ पर जो बता रहा है वो कफ और वात का इन्वॉल्वमेंट तो था, वो दो दोष के कारण तो थे, लेकिन उसमें प्रधान क्या था, कफ प्रधान था, कफ प्रधान था, जो कि सुश्रुत जी ने बताया कि प्रलेपक और वात बलासक ज्वर में कफ प्रधान रूप से है, मतलब कि मेजॉरिटी क्या की है, कफ की। प्रायः प्रलेपक ज्वर तथा अस्थि मज्जा का ज्वर जो है वो राजक्षमा के रोगी में विशेष रूप से पाया जाता है। देखो मैंने पहले ही बताया था प्रलेपक ज्वर जो है यहाँ पर शोष वर्ड यूज़ किया, शोष वर्ड। तो प्रलेपक ज्वर और अस्थि मज्जा का मतलब कि एक्सट्रीम कंडीशन पे चली गई, धातुओं में चला गया, वो अस्थि मज्जा में चला गया वो ज्वर, वो राजक्षमा में पाया जाएगा। ठीक है, तो प्रलेपक ज्वर और अस्थि मज्जा का ज्वर जो है वो राजक्षमा के रोगी में विशेष रूप से पाया जाता है, मतलब कि पाया जाता है इन लोगों में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, नक्षत्र भेद से ज्वर की साध्यता असाध्यता का वर्णन हरित व वृद्ध वाग्भट ने किया है। नक्षत्र भेद से भी ज्वर का वर्णन किया है, साध्यता और असाध्यता के भेद से। तो उतना तो अपन को डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको बस इतना पता रहना चाहिए कि नक्षत्र भेद से जो डिवीजन किया है ज्वर का, साध्यता और असाध्यता का वर्णन जो किया है वो हारित और वाग्भट ने किया है। ठीक है दोस्तों, नक्षत्र भेद से किसने किया है, हारित और वाग्भट ने साध्यता असाध्यता के भेद से। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में ज्वर का चिकित्सा पढ़ेंगे, ज्वर की चिकित्सा पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।